सॉरी मैडम, मैं एसएसआर के बारे में कुछ नहीं जानता। खलील अहमद ने घबराए हुए लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर क्लॉस्टर और मास्टर जोसो दोनों चौंक पड़े थे। क्या मतलब? क्लॉस्टर ने उसकी जानिब तेज नजरों से घूरते हुए कहा। उसने साफ महसूस कर लिया था कि खलील अहमद झूठ बोल रहा है। मैं सर इफ्तिकार का पीए जरूर हूँ मैडम, और मैं ये भी जानता हूँ कि सर इफ्तिकार स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम के चीफ हैं। मैं उनके साथ उनके जैली ऑफिस में काम करता हूँ। न उन्होंने कभी मुझे बताया है और न मैंने उनसे कभी पूछने की जुर्रत की है कि एसएसआर कहाँ है। खलील अहमद ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? तुम सर इफ्तिकार के असिस्टेंट हो और तुम्हें मालूम ना हो कि एसएसआर कहाँ है। मास्टर जोजो ने उसकी जानिब गुस्सैली नजरों से घूरते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ जनाब, एसएसआर के बारे में सर इफ्तिकार और चंद अहम लोगों के सिवा और कोई नहीं जानता कि वो किस इलाके में और कहाँ है। खलील अहमद ने जवाब देते हुए कहा। उसके लहजे में बदस्तूर खौफ था। तुम झूठ बोल रहे हो, मास्टर जोजो ने गुर्राकर कहा। तो खलील अहमद और ज्यादा सहम गया। नहीं जनाब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। खलील अहमद ने हकलाते हुए कहा, देखो मिस्टर, तुम्हारा अंदाज साफ बता रहा है कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, एसएसआर के बारे में बता दो वरना। क्लॉस्टर ने जेब से पिस्टल निकालकर हाथ में लेते हुए कहा। पिस्टल को देखकर खलील अहमद का रंग और ज्यादा फक हो गया था और वो खौफ भरी नजरों से पिस्टल की जानिब देख रहा था। क्लॉस्टर ने पिस्टल का रुख उसकी जानिब कर दिया। मैं खलील अहमद ने बौखलाहट भरे लहजे में कहा, तुम ऐसे नहीं बताओगे। क्लॉस्टर ने गुस्से से जबड़े भींचते हुए कहा और साथ ही उसने पिस्टल का ट्रिगर दबा दिया। कमरा धमाके की आवाज के साथ खलील अहमद की तेज और अजियतनाक चीखों से गूंज उठा। क्लॉस्टर ने खलील अहमद के दाएं पैर पर गोली मारी थी और रस्सियों से बंधा होने के बावजूद वो बुरी तरह तड़प उठा था और उसके हलक से ना रुकने वाली दर्दनाक चीखों का तूफान सा उमड़ पड़ा था और फिर वो चीखते चीखते बेहोश हो गया। इसे होश में लाओ, क्लॉस्टर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो मास्टर जोजो उठा और उसने खलील अहमद के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारने शुरू कर दिए और फिर वो उस वक्त तक थप्पड़ मारता रहा जब तक उसको होश न आ गया। होश में आते ही खलील अहमद ने एक बार फिर तकलीफ की शिद्दत से चीखना शुरू कर दिया था। तुम बेरहम हो, खलील अहमद ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। क्लॉस्टर ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय उसके दूसरे पैर पर गोली मार दी और खलील अहमद के हलक से एक जोरदार चीख निकल गई। बताओ वरना एक एक करके मैं तुम्हारे जिस्म में गोलियां उतार दूंगी। क्लॉस्टर ने इंतहाई सरल लहजे में कहा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। तुम गद्दार हो, तुम एसएसआर से कुछ नहीं हासिल कर सकते, खलील अहमद ने हिजियानी अंदाज में चीखते हुए कहा। क्लॉस्टर की पिस्टल से एक के बाद दिगरे दो गोलियां निकली और खलील अहमद के बाजुओं में बेबस होती चली गई। खलील अहमद फलक शिगाब चीखे मारता हुआ एक बार फिर बेहोश हो गया। उसे होश में लाने के लिए मास्टर जोजो ने एक बार फिर उसके चेहरे पर थप्पड़ों की बारिश शुरू कर दी। जोजो, खंजर लाओ। खंजर से पहले मैं इसकी नाक काटूंगी, फिर इसके दोनों कान और फिर बारी बारी इसकी दोनों आंखें निकाल दूंगी। मैं देखती हूँ इस वतन परस्त में किस कदर कुव्वत बर्दाश्त है और ये मेरी दी हुई किन किन अजियतों को बर्दाश्त कर सकता है। क्लॉस्टर ने सपाक लहजे में कहा। तो मास्टर जोजो ने जेब से एक पतला सा खंजर निकालकर क्लॉस्टर के हाथ में थमा दिया और क्लॉस्टर खलील अहमद की आंखों के सामने खंजर लहराने लगी। ठहरो, रुक जाओ, तुम बेहद जालिम हो, मैं बताता हूँ। खंजर देखकर खलील अहमद ने बुरी तरह से खौफजदा होकर चीखते हुए कहा। वैसे भी खून के अखराज की वजह से उसकी कुव्वत मुदाफियत कम होती जा रही थी, इसलिए उसने बहुत जल्द हथियार डाल दिए थे। शुरू हो जाओ, क्लॉस्टर ने खंजर बदस्तूर उसकी आंखों के सामने लहराते हुए कहा। पानी पानी, मुझे पानी पिला दो, खलील अहमद ने कराते हुए कहा। पहले एसएसआर के बारे में बताओ, उसकी लोकेशन, तमाम हिफाजती इंतजाम और वो सब कुछ जो तुम उसके बारे में जानते हो, क्लॉस्टर ने इंतहाई सफकाना लहजे में कहा। स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम यहाँ से 20 किलोमीटर दूर शुमाली पहाड़ी इलाके के दामन में मौजूद एक पुराने किले के तहखाने में है। उस किले को ओल्ड फोर्ट कहा जाता है, खलील अहमद ने कराते हुए जवाब दिया। इस ओल्ड फोर्ट के बारे में पूरी तफसील बताओ, तुम लोग वहाँ कैसे आते जाते हो, क्लॉस्टर ने कहा। इस फोर्ट में आने जाने के लिए हम स्पेशल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं, खलील अहमद ने कहा और फिर वो रुके बगैर बोलता चला गया। उसने ओल्ड फोर्ट का महल वकू, वहाँ मौजूद मुसल्लह मुहाफिजों और साइंसी इंतजाम के बारे में भी तफसील बता दी थी, जिसके बारे में वो जानता था, लेकिन उसने जो तफसील बताई थी वो नामुकम्मल थी। खलील अहमद ने ज्यादातर तफसील ओल्ड फोर्ट की बैरूनी और अंदरूनी हिस्से के बारे में बताई थी। वो ये नहीं जानता था कि तहखाने में जाने वाला रास्ता कहाँ है और उस तहखाने में क्या क्या हिफाजती इंतजाम है, क्योंकि सर इफ्तिकार उसे किले तक तो जरूर ले जाते थे, मगर वो उसे तहखाने में कभी नहीं ले गए थे और न ही उन्होंने कभी उस तहखाने के रास्ते और हिफाजती इंतजाम के बारे में बताया था। अलबत्ता खलील अहमद ने कहा कि तहखाने में मौजूद तमाम हिफाजती इंतजाम
कंप्यूटर कंट्रोल्ड है और तहखाने में किसी गैर मुतालिक आदमी का जाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। क्लॉस्टर ने ये जान लिया था कि खलील अहमद जो कह रहा है वो बिल्कुल सच है, क्योंकि एक तो खलील अहमद पर खौफतारी था और दूसरे खून के मुसलसल अखराज की वजह से उसकी कुव्वत मुदाफियत बेहद कमजोर पड़ चुकी थी। वो तकरीबन ख्वाबिदा जहन से क्लॉस्टर के सवालों का जवाब दे रहा था। फिर खलील अहमद की गर्दन एक तरफ ढलक गई। शायद बेतहाशा खून बह जाने की वजह से वो जानवर न हो सका था। मास्टर जोजो ने उठकर उसका मुआयना किया तो उसने मायूसाना अंदाज में सर हिला दिया। खलील अहमद वाकई खत्म हो चुका था। ये तो कुछ भी ना हुआ जब तक हमें तहखाने के हिफाजती इंतजाम का पता नहीं चल जाता। हमारा वहाँ जाना खुदकुशी के मुतरादिफ होगा। मास्टर जोजो ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, खलील अहमद ने इंतहाई कारामद मालूमात हमें फराम की है। क्लॉस्टर ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा तो मास्टर जोजो चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन मादाम, मास्टर जोजो ने कुछ कहना चाहा। जोजो, क्या तुम उस ओल्ड फोर्ट का तफसीली नक्शा हासिल कर सकते हो? क्लॉस्टर ने उसी अंदाज में कहा। तफसीली नक्शा? मास्टर जोजो ने कहा। हाँ, वो एक पुराना किला है जिसमें एसएसआर बनाने के लिए बाकायदा काम किया गया है, इसलिए लाजमन साइंसदानों और इंजीनियर्स की खिदमत हासिल की गई होगी। तुम मालूम करो इस ओल्ड फोर्ट में किन किन अफराद ने काम किया था। इसके अलावा महकुमा आसार कदीमा डेवलपमेंट अथॉरिटी या फिर किसी माहिर आर्किटेक्ट के पास इस किले का तफसीली नक्शा मिल सकता है। क्लॉस्टर ने कहा। मिल तो सकता है मादाम, लेकिन उससे बेहतर ये नहीं होगा कि हम उस किले के किसी मेन आदमी को अगवा कर ले। मास्टर जोजो ने कहा। तुम्हारा मतलब है सर इफ्तिकार को? क्लॉस्टर ने चौंक कर कहा। यस मादाम, अगर सर इफ्तिकार चाहे तो वो हमें न सिर्फ आईएसआर में ले जा सकते हैं बल्कि वो वहाँ से हमें आईबी का फार्मूला भी लाकर दे सकते हैं। मास्टर जोजो ने कहा। क्या तुम्हारे पास भी माइंड कंट्रोल मशीन मौजूद है? क्लॉस्टर ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। यस मादाम, मेरे पास 30,000 X1 की सुपर मशीन मौजूद है जिससे न सिर्फ हम इंसानी दिमाग की स्कैनिंग कर सकते हैं बल्कि उसके माइंड को कंट्रोल करके अपने अहकामात की तामील भी करा सकते हैं। मास्टर जोजो ने कहा। वेरी गुड, फिर तो मसला हल हो गया। ठीक है, तुम फौरी तौर पर सर इफ्तिकार को उठवाने की कोशिश करो। मैं जल्द से जल्द आईबी हासिल करना चाहती हूँ। क्लॉस्टर ने कहा। ओके मादाम, मास्टर जोजो ने कहा तो क्लॉस्टर उठकर खड़ी हो गई। मास्टर जोजो ने क्लॉस्टर के लिए क्लब से कुछ फासले पर एक रिहाइशगाह का बंदोबस्त कर दिया था जहाँ उसके लिए जरूरत का तमाम सामान, मुलाजिम और नई कार भी मुहैया कर दी थी। मास्टर जोजो को हिदायत देकर वो क्लब से अपनी उस नई रिहाइशगाह में आ गई। उसने अपना मेकअप भी तब्दील कर लिया था और इस बार उसने खास तौर पर कानों की लोओं पर सितारा नुमा तीलों को भी छुपा लिया था जिसकी वजह से उसे कोई भी ना पहचान सकता था। रिहाइशगाह में आकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने बैग के खुफिया खाने से एक लॉन्ग रेंज जदीद साज का ट्रांसमीटर निकालकर सोफे पर बैठ गई और उस पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगी। ट्रांसमीटर से पहले टू टू की आवाज सुनाई दी और फिर ऐसी आवाजें आने लगी जैसे समंदर की पुरशोर लहरें चट्टानों से टकरा रही हो। और फिर जैसे ही आवाजें खत्म हुई अचानक ट्रांसमीटर पर लगा हुआ एक सब्ज रंग का बल्ब जल उठा। हेलो हेलो 001 कॉलिंग ओवर। क्लॉस्टर ने ट्रांसमीटर मुंह के करीब करके जोर जोर से कहना शुरू कर दिया। यस, हेडक्वार्टर अटेंडिंग यू ओवर। दूसरी तरफ से अचानक एक सर्द आवाज सुनाई दी। 001 स्पीकिंग ओवर। क्लॉस्टर ने सख्त लहजे में कहा। यस, क्लॉस्टर क्या रिपोर्ट है ओवर। दूसरी तरफ से उसी तरह सख्त लहजे में कहा गया। आईबी के बारे में मालूम हो गया है और मैं बहुत जल्द उस तक पहुंच जाऊंगी ओवर। क्लॉस्टर ने कहा। क्या ब्लैक जैक तुम्हारे साथ है ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। नहीं, पहले मैं ब्लैक जैक के साथ मिलकर काम कर रही थी मगर उसकी गलती की वजह से आईबी के मुअज्जिद का खात्मा हो गया। इसके अलावा मुझे ब्लैक जैक के बारे में शक हो गया है कि वो डबल क्रॉस एजेंट है। उसके साथ मिलकर काम करने का मतलब सिर्फ नाकामी है और मैं नाकामी बर्दाश्त करने की आदी नहीं हूँ ओवर। क्लॉस्टर ने कहा। क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहती हो ओवर। दूसरी तरफ से करक लहजे में कहा गया तो क्लॉस्टर ने अपनी और ब्लैक जैक की मुकम्मल कार्रवाई की रिपोर्ट हेडक्वार्टर को देना शुरू कर दी और उसने ब्लैक जैक के बारे में मास्टर जोजो की बताई हुई बातें भी बता दी जिसे सुनकर दूसरी तरफ चंद लम्हे के लिए खामोशी छा गई। हेलो हेलो ओवर। क्लॉस्टर ने दूसरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर जोर जोर से कहा। यस क्लॉस्टर, अगर मास्टर जोजो ने ब्लैक जैक के बारे में तुम्हें ब्रीफ किया है तो वो गलत नहीं हो सकता। मास्टर जोजो वाकई ब्लैक जैक के साथ काम कर चुका है। वो ब्लैक जैक को बहुत अच्छी तरह जानता है ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया। यस, मुझे भी मास्टर जोजो की बातों पर यकीन आ गया था इसलिए मैंने ब्लैक जैक से अलग रहकर अपने तौर पर काम करने का फैसला कर लिया ओवर। क्लॉस्टर ने कहा। लेकिन तुम करोगी क्या ओवर। दूसरी तरफ से पूछा गया। डॉक्टर साकिब का तहरीर करदा आईबी फार्मूला एक रेड नोटबुक में दर्ज है जिसे यहाँ एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम में रखा गया है। मुझे स्पेशल स्ट्रॉन्ग रूम की लोकेशन मालूम हो गई है और मैं बहुत जल्द
वहाँ रेड करके रेड नोटबुक हासिल कर लूंगी। ओवर। क्लॉस्टर ने जवाब देते हुए कहा, क्या इस सिलसिले में ब्लैक जैक तुम्हारे रास्ते में हायल नहीं होगा? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, मैंने इसीलिए कॉल की है। मैं हेडक्वार्टर को बता देना चाहती हूँ कि अगर इस मामले में ब्लैक जैक ने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की या मुझसे आईबी फार्मूला हासिल करने की कोशिश की तो मैं उसका भी कोई लिहाज नहीं करूंगी। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर धोखा और फरेब बर्दाश्त करना मेरी फितरत में शामिल नहीं। ओवर। क्लॉस्टर ने खुश्क लहजे में कहा, ओके क्लॉस्टर, मैं तुम्हें अपनी तरफ से इस मिशन को मुकम्मल करने के पूरे इख्तियार देता हूँ। तुम जिस तरह चाहो इस मिशन को मुकम्मल करो। हमें सिर्फ उस फार्मूले से सरोकार है। जैसे भी हो तुम्हें ये फार्मूला हासिल करना है। तुम्हारे रास्ते में ब्लैक जैक या कोई भी आए उसका खात्मा कर दो। एक्रीमिया को हम खुद जवाब दे देंगे। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो क्लॉस्टर के चेहरे पर मसरत की आबशार बहने लगी। थैंक यू। ओवर। क्लॉस्टर ने मसरत भरे लहजे में कहा, मुझे यकीन है कि दूसरे मिशन की तरह तुम इस मिशन में भी कामयाबी हासिल करोगी। विश यू गुड लक। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, मैं इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा दूंगी। मैं इस अंदाज में काम करूंगी कि ब्लैक जैक भी मेरी गर्द को न पा सकेगा। ओवर। क्लॉस्टर ने कहा, क्या तुम लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर से कॉल कर रही हो क्लॉस्टर? क्या ये कॉल मॉनिटर नहीं हो रही होगी? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, ओ नो, मैं स्पेशल 100 MX ट्रांसमीटर से कॉल कर रही हूँ। इस ट्रांसमीटर की कॉल को किसी भी सूरत चेक नहीं किया जा सकता। ओवर। क्लॉस्टर ने जल्दी से कहा, ओके, बहरहाल मोहतात रहना। यहाँ की सीक्रेट सर्विस बेहद फाल और खतरनाक समझी जाती है। उनसे बचकर रहना। उनके बारे में तुम्हें पहले ही ब्रीफ कर दिया था, इसलिए मजीद कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, यस, आप बेफिक्र रहे, मैं पूरी तरह से होशियार रहूंगी। ओवर। क्लॉस्टर ने कहा तो दूसरी तरफ से ओवर एंड ऑल कहकर रास्ता खत्म कर दिया गया। क्लॉस्टर ने ट्रांसमीटर ऑफ किया और उसे बैग के खुफिया खाने में रख दिया। अब मैं ब्लैक जैक को बताऊंगी कि क्लॉस्टर किस बला का नाम है। मैं आईबी का फॉर्मूला लेकर यहाँ से निकल जाऊंगी और ब्लैक जैक यहाँ टकरे मारता रह जाएगा। क्लॉस्टर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी तो क्लॉस्टर बेख्तियार चौंक पड़ी। यस। क्लॉस्टर ने आगे बढ़कर मेज पर रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर मखसूस लहजे में कहा, मास्टर जोजो बोल रहा हूँ मादाम। दूसरी तरफ से मास्टर जोजो की आवाज सुनाई दी। यस जोजो, क्या बात है? क्लॉस्टर ने कहा, मादाम, क्या आप कुछ देर के लिए क्लब आ सकती हैं? दूसरी तरफ से मास्टर जोजो ने कहा, क्यों, क्या कोई खास बात है? क्लॉस्टर ने कहा, यस मादाम, आईबी के बारे में एक अहम बात मालूम हुई है, आप फौरन यहाँ आ जाए। मास्टर जोजो ने कहा। उसके लहजे में तशवीश का उनसर नुमाया था। आईबी। क्लॉस्टर के मुंह से बेख्तियार निकला, यस मादाम, आईबी एसएसआर से निकाला जा रहा है। मास्टर जोजो ने कहा और उसकी बात सुनकर क्लॉस्टर हकीकतन उछल पड़ी। आईबी एसएसआर से निकाला जा रहा है? क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? क्लॉस्टर ने तेज लहजे में कहा, इसीलिए कह रहा हूँ मादाम कि आप क्लब आ जाए। इससे पहले कि आईबी को एसएसआर से निकाल लिया जाए हमें फौरन वहाँ रेड करना होगा, वरना आईबी को हम कभी हासिल न कर सकेंगे। मास्टर जोजो ने कहा, ओ ठीक है, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। क्लॉस्टर ने तेज लहजे में कहा और फिर उसने रिसीवर क्रेडल पर पटका और फिर भागती हुई कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती चली गई। सबसे पहले जूलिया को होश आया था। होश में आने के बाद वो चंद लम्हे खाली खाली नजरों से छत को देखती रही। फिर जैसे ही उसका जहन लाशऊर से शऊर में आया, वो एक झटके से उठकर बैठ गई और सर घुमाकर चारों तरफ देखने लगी। ये एक हॉलनुमा कमरा था जो चारों तरफ से बंद था। कमरे में तेज रोशनी फैली हुई थी और जरूरत की कोई चीज वहाँ मौजूद न थी। अलबत्ता जूलिया के इर्द गिर्द 5 अफराद उल्टे सीधे बेहोश पड़े हुए थे। उनमें से एक तनवीर और दूसरा नुमानी था। उनको देखकर एक लम्हे से भी कम वक्फे में जूलिया के जहन में पिछला मंजर किसी फिल्मी सीन की तरह घूम गया, जब तनवीर ने सुपर क्लब के मैनेजर मास्टर जोजो से मिलने का इंतजाम किया था। हॉल में वेटर ने तनवीर को एक चिट लाकर दी थी जिस पर एक कार का नंबर, रंग और मॉडल लिखा हुआ था और वेटर ने कहा था कि वो खामोशी से बाहर जाकर उस कार में बैठ जाए। बॉस का आदमी उन्हें लेने आया है। फिर वो तीनों क्लब से बाहर निकले तो बाहर वाकई एक कार मौजूद थी जिसमें एक बावर्ची ड्राइवर मौजूद था। तनवीर फ्रंट सीट पर जबकि जूलिया और नुमानी कार की पिछली सीट पर बैठ गए थे। उनके कार में सवार होते ही ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी थी और कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। फिर अचानक ही जूलिया की नाक से एक तेज और नामानुस सी बू टकराई और वो बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में वो कुछ नहीं जानती थी और अब उसे होश आ रहा था। वो खुद को नुमानी और तनवीर के हमरा इस हॉलनुमा कमरे में देख रही थी। इनके अलावा 3 और शख्स भी वहाँ बेहोश पड़े हुए थे जिनके चेहरे दूसरी तरफ थे, लेकिन उनका कद काट देखकर जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे वो उन तीनों को भी जानती हो। जूलिया चंद लम्हे बैठी सोचती रही, फिर वो उठी और उन तीनों के करीब आ गई। जैसे उसकी नजरें उन तीनों पर पड़ी तो वो उछले बगैर न रह सकी क्योंकि वो तीनों उसके साथी खावर, चौहान और सिद्दीकी थे। ओ,
ये यहाँ कैसे आ गए? जूलिया के मुंह से बेख्तियार निकला। उसी लम्हे उसे तनवीर की कराह सुनाई थी। चंद लम्हे वो पड़ा रहा, फिर वो भी यकलक उठकर बैठ गया। ये क्या? ये कौन सी जगह है? और तनवीर ने तेजी से उठकर खड़े होते हुए कहा। इससे पहले कि जूलिया उसकी बात का जवाब देती, बारी बारी उसके सभी साथी होश में आते चले गए। होश में आते ही उनका रद्देमल जूलिया और तनवीर से मुख्तलिफ न था। जूलिया ने आई कोड में उन्हें खामोश रहने का इशारा किया। खास तौर पर उसने खावर चौहान और सिद्दीकी को इशारा किया था कि वो उनसे अपने किसी ताल्लुक का इजहार करने की कोशिश न करे। जूलिया ने पूरे कमरे का जायजा लिया और फिर एक तवील सांस लेकर वापस उनके पास आ गई। मिस बार्गी, ये सब क्या है? हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो मास्टर जोजो से मिलने जा रहे थे। नुमानी ने जूलिया से मुखातिब होकर कहा। जूलिया ने इशारे से उन्हें बता दिया था कि कमरे में न सिर्फ उनकी बातें सुनने का इंतजाम किया गया है, बल्कि उन्हें बाकायदा मॉनिटर भी किया जा रहा है। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा मैकरात, तुमने काउंटर गर्ल से क्या कहा था कि उसने हमें मास्टर जोसो के पास ले जाने की बजाय बेहोश करके यहाँ पहुंचा दिया है? जूलिया ने तनवीर से मुखातिब होते हुए कहा। मैंने काउंटर गर्ल को अपना और ग्रेट मास्टर बार्डकर का हवाला दिया था मिस मार्की, और मैंने उन्हें ग्रेट मास्टर बार्डकर की मखसूस शिनाख्त भी बताई थी। काउंटर गर्ल ने किसी से फोन पर बात की और कहा कि मास्टर जोजो का एक आदमी हमें उस तक ले जाने के लिए आएगा। इसके अलावा तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। फिर वेटर के कहने पर हम क्लब से बाहर आ गए और उसकी बताई हुई कार में खामोशी से बैठ गए और फिर अचानक कार में बेहोश हो गए। तनवीर ने मुसलसल बोलते हुए कहा। लगता है उन्हें यकीन नहीं आया कि हमारा ताल्लुक ग्रेट मास्टर बार्डकर से है। जूलिया ने कहा, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने उन्हें बार्डकर की मखसूस शिनाख्त बताई थी। तनवीर ने जानबूझकर हैरत का इजहार करते हुए कहा। बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो हमसे मुतमईन नहीं है। वो शायद पहले हमारे बारे में कंफर्म करना चाहते हैं, फिर हमसे बात करेंगे। ग्रेट मास्टर बार्डकर की हैसियत बहरहाल उन पर वाज़ेह है, इसीलिए उन्होंने हमें अलग करने की बजाय बेहोश करके यहाँ डाल दिया है। जूलिया ने कहा। उन्हें ग्रेट मास्टर के आदमियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर ग्रेट मास्टर को इस बात का इल्म हो गया कि उसके नुमाइंदों के साथ ऐसा सुलूक किया गया है, तो ग्रेट मास्टर का कहर इन पर टूट पड़ेगा। तनवीर ने गुस्सेले लहजे में कहा। तुम कौन हो? तुम यहाँ बेहोश क्यों पड़े हुए थे? जूलिया ने तनवीर की बात का जवाब देने की बजाय सिद्दीकी, खावर और चौहान से मुखातिब होकर कहा, जो इस दौरान बिल्कुल खामोश बैठे रहे थे। हम कौन हैं और क्या है, इससे आपको क्या मतलब? आप अपने काम से काम रखे। सिद्दीकी ने बेजारपन और गुस्से का इजहार करते हुए कहा। ऐ मिस्टर, तमीज से बात करो। ग्रेट मास्टर बार्डकर के अरकान से इस तरह बात करने वाला दूसरा सांस नहीं लेता। तनवीर ने सिद्दीकी को गुस्सा दिलाते हुए कहा। तुम इनके कब्जे में कैसे आए थे? जूलिया ने आंख का इशारा करते हुए सिद्दीकी से पूछा। इससे पहले कि सिद्दीकी कोई जवाब देता, उसी लम्हे अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक के बाद दिगरे 10 सियापोश अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर सिया नकाब चढ़े हुए थे और उनके हाथों में मशीन गनें थी। कमरे में दाखिल होते ही वो तेजी से पहल गए और उन्होंने पोजीशनें लेकर उन पर गनें तान ली। पीछे दीवार के साथ खड़े हो जाओ, एक नकाबपोश ने उनसे मुखातिब होकर दुरुस्त लहजे में कहा। पहले ये बताओ कि तुम कौन हो और हमें इस तरह यहाँ क्यों लाया गया है? जूलिया ने उनसे खौफजदा हुए बगैर सख्त लहजे में कहा। हम तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देने के पाबंद नहीं है। जल्दी करो, पीछे दीवार से लग जाओ, वरना हम फायर खोल देंगे। उसी नकाबपोश ने गुर्राते हुए कहा। क्या तुम मास्टर जोजो हो? तनवीर ने उस नकाबपोश की जानिब गौर से देखते हुए कहा। तुमसे जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो, वरना। नकाबपोश ने गुस्सैले लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर तनवीर का चेहरा यकलक सुर्ख हो गया था और उसके आसाब बुरी तरह थक गए थे, जैसे वो मशीन गनों की परवाह किए बगैर उस नकाबपोश पर टूट पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपने इरादों पर अमल करता, जूलिया ने हालात की नजाकत को देखते हुए उसे इशारे से रोक दिया और उन्हें दीवार के साथ लगने को कहा। तनवीर होंठ भींचता हुआ पीछे दीवार के साथ जा लगा। जूलिया और उसके दूसरे साथियों ने भी दीवार के साथ टेक लगा लिए थे। उसी लम्हे उन्हें अचानक जोरदार झटके लगे और उनके कमरे पीछे दीवार से यूं चिपक गई जैसे मैग्नेटिस से लोहा चिमट जाता है। ये क्या किया तुमने? जूलिया ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। दीवार के साथ चिपकने की वजह से उसे अपने हाथ पांव से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। यही हाल उसके साथियों का हुआ था और वो मामूली सी जंबिश भी न कर पा रहे थे। ये मैग्नेट वॉल है जिसे तुम्हें चिपका दिया गया है ताकि तुम कोई हरकत न कर सको, नकाबपोश ने कहा। लेकिन हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? कहाँ है मास्टर जोसो? बुलाओ उसे, हम उससे बात करना चाहते हैं। वो ग्रेट मास्टर के साथियों के साथ ऐसा सलूक करके अपने लिए गला खोद रहा है। बुलाओ उसे, अभी बुलाओ, जूलिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा, जबकि उसके साथियों के चेहरों पर भी गुस्से और परेशानी के मिले जुले आसार नुमाया हो गए थे। उसी लम्हे दरवाजे से एक गंजा शख्स अंदर दाखिल हुआ। वो भारी तन व तोश का मालिक था। उसके चेहरे पर सफाकी और मक्कारी आया थी। वो कदम ब कदम चलता हुआ उनके सामने आ खड़ा हुआ। कौन हो तुम? जूलिया ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वही जिससे मिलने के लिए तुम बेताब हो रहे थे।
आने वाले ने बारी बारी उन सबको देखते हुए कहा। उसका लहजा बेहद सख्त था। मास्टर जोजो, तनवीर के मुंह से बेख्तियार निकला। हाँ मास्टर जोजो, मैं ही मास्टर जोजो हूँ। आने वाले शख्स ने उसी अंदाज में कहा। ओ मास्टर जोजो, तुम हमारे साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हो। इस तरह हमें यहाँ लाने का तुम्हारा मकसद क्या है? मैंने तुम्हारे आदमियों को बताया था कि मेरा और मेरे साथियों का ताल्लुक साउदर्न एक्रीमिया की रियासत टामिया के ग्रेट मास्टर बाटकर के ग्रुप से है। मैंने उन्हें ग्रेट मास्टर बाटकर की मखसूस शिनाख्त भी बताई थी। हमको तुमसे मिलने आ रहे थे, मगर तनवीर ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुमने अपना नाम मैग्राथ बताया था। मास्टर जोजो ने जैसे उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा। हाँ मैं मैग्राथ हूँ, ग्रेट मास्टर बाटकर का नंबर 2। तनवीर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ये मिस बार्गी और ये एंड्रयू है। क्यों? मास्टर जोजो ने जहर आलूद लहजे में कहा। हाँ, क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि हमारा ताल्लुक ग्रेट मास्टर बाटकर से है? तनवीर ने उसके लहजे में जहरीलापन महसूस करते हुए कहा। तुम तीनों भी अपने नाम बता दो। मास्टर जोजो ने एक बार फिर तनवीर को नजरअंदाज करते हुए सिद्दीकी चौहान और खावर से मुखातिब होते हुए कहा। मेरा नाम निसार है, सिद्दीकी ने मुंह बनाते हुए कहा। और मेरा इरफान, ये मेरा साथी यासिर है। खावर ने अपना और चौहान का तारुफ कराते हुए कहा। तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो? मास्टर जोजो ने उनकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। उसके लहजे में बदस्तूर दुरुस्तगी थी। क्या मतलब? सिद्दीकी ने चौंक कर कहा। तुम सब एक दूसरे को कैसे जानते हो? मास्टर जोजो ने जहरीले अंदाज में अपना जुमला दोहराते हुए कहा और वो सब चौंक पड़े। हम तीनों इन्हें नहीं जानते और न ही ये हमें जानते हैं, सिद्दीकी ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो मान लेता हूँ। ये बताओ मिस्टर मैग्राथ, मिस बार्गी और मिस्टर एंड्रयू, तुम तीनों मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मास्टर जोजो ने एक बार फिर जूलिया, तनवीर और नोमानी को मुखातिब करते हुए कहा। ये बात हम किसी के सामने नहीं बता सकते और इसीलिए हम तुमसे अलग में मिलना चाहते थे, जूलिया ने जल्दी से जवाब देते हुए कहा। बहुत होशियार हो, मास्टर जोजो ने हंसते हुए कहा। तुम कहना क्या चाहते हो मास्टर जोजो? तनवीर ने उसके लहजे में तंस महसूस करते हुए गुस्सीले लहजे में कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ मिस्टर मैग्राथ कि तुम ना मैग्राथ हो, न ये मिस बार्गी और न ये मिस्टर एंड्रयू, इसी तरह न ये निसार, इरफान और यासिर है, बल्कि तुम तीनों का ग्रेट मास्टर बाटकर से भी कोई ताल्लुक नहीं है। मास्टर जोजो ने आंखें निकालते हुए कहा। क्यों? तुम कैसे कह सकते हो कि हमारा ताल्लुक ग्रेट मास्टर बाटकर से नहीं है? जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। साउदर्न एक्रीमिया की रियासत टामिया में ग्रेट मास्टर बाटकर जरूर मौजूद है और उसका ग्रुप भी काम कर रहा है, और ये भी दुरुस्त है कि उसका नंबर 2 मैग्राथ है और उसके साथियों में मिस बार्गी और एंड्रयू भी शामिल है। लेकिन तुम तीनों वो नहीं हो, क्योंकि मैं ग्रेट मास्टर और उसके साथियों को अच्छी तरह पहचानता हूँ। ग्रेट मास्टर मेरा अजीज है और मैं उसके पास अक्सर जाता रहता हूँ। जब तुमने काउंटर गर्ल को ग्रेट मास्टर का हवाला दिया था तो मैं उसी वक्त चौंक पड़ा था। अगर ग्रेट मास्टर किसी को मेरे पास भेजता तो वो उसकी इत्तला मुझे पहले देता, और खासतौर पर मैग्राथ डायरेक्ट मुझसे राब्ता करता है, उसे किसी को अपना तारुफ कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैंने तुम तीनों को फौरी तौर पर क्लब से बाहर लाने और बेहोश करके अपने एक खास ठिकाने पर पहुंचाने का हुक्म दिया। जब तुम कार में सवार हुए तो मेरे साथी ने पैर के नीचे मौजूद एक कैप्सूल तोड़कर कार में बेहोश कर देने वाली गैस फैला दी, जिससे तुम फौरी तौर पर बेहोश हो गए और तुम्हें यहाँ पहुंचा दिया गया और मुझे तुम्हारी हकीकत का इल्म हो गया। मास्टर जोजो ने मुसलसल बोलते हुए कहा। कैसी हकीकत? जूलिया ने होठ चबाते हुए कहा। यही कि तुम कौन हो। मास्टर जोजो ने तमस्खुराना लहजे में कहा। कौन है हम? तनवीर ने गुर्राते हुए कहा। मेरा ताल्लुक ग्रेट मास्टर जैसी तंजीमों से है जिनका नेटवर्क पूरी दुनिया में फैला हुआ है। मैंने फौरी तौर पर तुम्हारी ओरिजिनल तस्वीर स्पेशल वर्ल्ड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन को रवाना कर दी। उन्होंने अभी कुछ देर कबल जो रिपोर्ट भेजी है उसमें बताया गया है कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। तुम्हारे नाम तो मालूम नहीं हो सके, लेकिन तुम्हारे कवायफ मेरे पास पहुंच गए हैं। मेरे आदमी मुसलसल तुम्हें मॉनिटर कर रहे थे। तुम चूंकि तरबियत याफ्ता एजेंट हो, इसलिए होश में आने के बावजूद तुमने एक दूसरे पर अपनी असलियत जाहिर नहीं की, लेकिन तुम जिस तरह एक दूसरे से आई कोड में इशारे कर रहे थे वो मैंने देख लिए थे। अगर कहो तो मैं तुम्हें उन इशारों के बारे में तफसील बताऊं कि तुम एक दूसरे से क्या कह रहे थे। मास्टर जोजो ने पुरइसरार लहजे में कहा तो सबने बेख्तियार होंठ भींच लिए। मास्टर जोजो को वो एक आम सा गुंडा और बदमाश समझ रहे थे, लेकिन मास्टर जोजो ने जैसे उन्हें ट्रैप किया था और उनके बारे में मालूमात हासिल की थी, उससे उन्हें साफ अंदाजा हो रहा था कि मास्टर जोजो कोई आम गुंडा नहीं है। तुम्हें गलतफहमी हुई है मास्टर जोजो, हमारा किसी भी तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं है, जूलिया ने ठोस लहजे में कहा। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें बस ये जानने के लिए जिंदा रखा था कि तुम मुझ तक क्यों पहुंचना चाहते थे, और इसके लिए तुमने ग्रेट मास्टर बाटकर का ही नाम क्यों इस्तेमाल किया। मास्टर जोजो ने कहा। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से नहीं बल्कि ब्लैक जैक और क्लॉस्टर से है। अचानक तनवीर ने कहा तो उसकी बात सुनकर मास्टर जोजो
हकीकतन बुरी तरह उछल पड़ा। उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गई, जबकि जूलिया तनवीर की जानिब गुस्सीली नजरों से घूरने लगी थी, जैसे तनवीर ने ब्लैक जैक और क्लॉस्टा का नाम लेकर हिमाकत का सबूत दिया हो। ओ, तो तुम ब्लैक जैक और क्लॉस्टा के पीछे आए हो? मास्टर जोजो के मुंह से बेख्तियार निकला। इसका मतलब है कि तुम ब्लैक जैक और क्लॉस्टा को जानते हो। तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास ब्लैक जैक और मादाम क्लॉस्टा के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? मास्टर जोजो ने एक बार फिर तनवीर की बात अनसुनी करते हुए कहा, अब अगर बात खुल ही गई है तो ये बताओ, ब्लैक जैक और क्लॉस्टा कहाँ हैं और वो यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं? जूलिया ने अपने लहजे में सख्ती पैदा करते हुए कहा, मादाम के बारे में तो तुम्हारे इन 3 साथियों को मालूम है कि वो कहाँ है। ये तीनों मादाम का ताकुब करते हुए उनकी रिहाइशगाह में पहुंच गए थे और इन्होंने मादाम की रिहाइशगाह में दाखिल होने की कोशिश की थी, लेकिन ये मादाम की रिहाइशगाह में मौजूद साइंसी इंतजाम के बारे में कुछ नहीं जानते थे। रिहायशी इमारत में कूदते ही ये वहां पहली हुई सोनिक पैरागम रेस का शिकार हो गए, जिसके नतीजे में ये यहाँ मौजूद है। रही बात ब्लैक जैक की, तो मैं उसके बारे में नहीं जानता कि वो कहाँ है। मास्टर जोजो ने कहा, इसका मतलब है ब्लैक जैक और क्लॉस्टा यहाँ अलग अलग काम कर रहे हैं। जूलिया ने होठ चबाते हुए कहा, शायद। मास्टर जोजो ने कांधे उचकाते हुए कहा, क्लॉस्टा यहाँ किस सिलसिले में आई है? जूलिया ने पूछा तो मास्टर जोजो बेख्तियार हंस पड़ा। क्या मैं तुम्हें शक्ल से अहमक दिखाई देता हूँ? मास्टर जोजो ने हंसते हुए कहा, क्या मतलब? जूलिया ने चौंक कर कहा। तनवीर और उसके दूसरे साथी भी हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे वो उसकी बात का मतलब न समझ सके हो। मैं तुम्हारे बारे में जान चुका हूँ, तुम सीक्रेट सर्विस के अरकान हो, और ये जानते हुए भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि मादाम यहाँ क्यों आई है और उसका मिशन क्या है। ऐसा मैं उसी सूरत में कर सकता जब मैं अहमक और बेवकूफ होता, मास्टर जोजो ने कहा। हमारे लिए इतना ही काफी है कि तुम ब्लैक जैक और क्लॉस्टा से बराह रास्त मुंसलिक हो। वो कहाँ है और क्या कर रहे हैं और उनका मिशन क्या है, ये हम तुम्हारे हलक में हाथ डालकर उगलवा लेंगे, तनवीर ने गुराते हुए कहा। उसकी बात सुनकर मास्टर जोजो एक बार फिर हंस पड़ा। यहाँ से जिंदा बचकर जाओगे तो मेरे खिलाफ तुम कोई कदम उठा सकोगे, मास्टर जोजो ने कहा। तुम जैसे गद्दार मुजरिम अगर हमें मार सकते तो अब तक हम सैकड़ों बार मर चुके होते, चौहान ने गुर्राकर कहा। तो मास्टर जोजो चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। वो चंद लम्हे गौर से चौहान की आंखों में देखता रहा, जैसे वो उसकी आंखों में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने बेख्तियार होंठ भींच लिए। मेरा ख्याल है मैं अब तक अपना बहुत सा कीमती वक्त जाया कर चुका हूँ। अब मजीद तुम्हारे साथ रियायत करना वाकई हिमाकत के सिवा और क्या हो सकता है, मास्टर जोजो ने जवाबन गुर्राते हुए कहा। क्या मतलब? जूलिया ने उसके लहजे में सफाकपन महसूस करते हुए कहा। अभी मालूम हो जाता है, फॉरगन, मास्टर जोजो ने कहा। यस बॉस। अचानक कमरे में एक आवाज उभरी। ये आवाज गालिबन दीवारों में छुपे हुए स्पीकरों से निकली थी, जिसका मतलब था कि मास्टर जोजो ने अपने उस साथी को पुकारा था जो शायद किसी कंट्रोल रूम में बैठा उन्हें बदस्तूर मॉनिटर कर रहा था। डेथ बटन पुश कर दो, मास्टर जोजो ने कहा, और उसकी बात सुनकर जूलिया और उसके साथी बुरी तरह चौंक पड़े और उन सबके चेहरों पर सनसनी सी फैलती चली गई। यस बॉस, फॉरगन की आवाज सुनाई दी। क्लॉस्टा जैसे ही सुपर क्लब पहुंची तो वो मास्टर जोजो के ऑफिस की तरफ बढ़ गई, जहां मास्टर जोजो उसका इंतजार कर रहा था। यस जोजो, क्या रिपोर्ट है? क्लॉस्टा ने मास्टर जोजो के सामने बैठते हुए तेज लहजे में कहा। मादाम, मेरे एक आदमी ने जो वजारत साइंस के सेक्रेटरीट में काम करता है इत्तला दी है कि वजारत खारजा और होम मिनिस्टर ने फौरी तौर पर एसएसआर से तमाम इजादात और फार्मूले हटाने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने ये सब सेक्रेटरी खारजा सर सुल्तान के कहने पर किया है। उनकी तरफ से इत्तला आई थी कि एसएसआर में मौजूद चंद इजादात के फार्मूले खतरे में हैं, इसलिए फौरी तौर पर एसएसआर से तमाम अहम इजादात के फार्मूलों को हटा लिया जाए। वो वहाँ मुजरिमों को पकड़ने के लिए कोई जाल बिछाना चाहते हैं, जिनमें अहम रोल पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का होगा, मास्टर जोजो ने तफसील बताते हुए कहा। ओ, इन चीजों को वहां से हटाकर कहाँ ले जाया जाएगा? क्या इसके बारे में तुम्हारे आदमी ने कोई इत्तला दी है? क्लॉस्टा ने होठ चबाते हुए कहा। इस बात को इंतहाई खुफिया रखा गया है मादाम, मेरा आदमी कोशिश के बावजूद इस बात का पता नहीं लगा सका, मास्टर जोजो ने कहा। तो फिर तुम क्या कहते हो? क्लॉस्टा ने गौर से मास्टर जोजो की तरफ देखते हुए कहा। मादाम, मेरे आदमी के कहने के मुताबिक अगले चंद घंटों तक ओल्ड फोर्ट से तमाम फार्मूले और इजादात हटा दिए जाएंगे, इसलिए मिलिट्री के एक स्पेशल सेक्शन जिसे आर सेक्शन कहा जाता है की मदद हासिल की जा रही है, जिसका सरबराह कर्नल तारिक है। तमाम चीजें कर्नल तारिक की निगरानी में ओल्ड फोर्ट से निकाल ली जाएंगी और उन्हें स्पेशल गाड़ियों में हिफाजत के साथ कहीं और ले जाया जाएगा, जिसके लिए कर्नल तारिक खुसूसी तौर पर इंतजाम करेगा। मेरा मशवरा है कि सर इफ्तिकार के चक्करों में पड़ने की बजाय हमें फौरी तौर पर ओल्ड फोर्ट पर रेड कर देना चाहिए। वहां हमें पूरी कुव्वत से हमला करना होगा और रेड नोटबुक को हासिल करना होगा, वरना हमारे लिए शदीद मुश्किलात पैदा हो जाएगी, मास्टर जोजो ने कहा।
लेकिन वहां के साइंसी इंतजाम। क्लॉस्टर ने तशवीश भरे लहजे में कहा, इनकी आप फिक्र न करें, इन साइंसी इंतजाम को मैं देख लूंगा। मास्टर जोसो ने कहा,